नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। घाटी में आतंक के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों का लगातार चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है, तो वहीं बारामूला के उरी में भी आतंक पर कड़ा प्रहार किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मुठभेड़ का चौथा दिन, आतंक के खिलाफ एक्शन। सबसे लंबा अभियान, हर आतंकी का होगा हिसाब। आतंकियों पर कड़ा प्रहार, सेना दे रही करारा जवाब। अनंतनाग में प्रचंड प्रहार, आतंकी उजैर का तय संहार। घिरे शहीदों के गुनहगार, खात्मे के लिए अंतिम वार। उरी में भी सेना का प्रहार, 2 आतंकियों को दिया मार। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे रहा है, लेकिन सेना उसकी कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना ने आतंकियों को चुन चुन कर धूल में मिलाने की ठान ली है। बारामूला के उरी में आतंकियों की बड़ी साजिश को सेना ने नाकाम कर दिया। उरी में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में भी लगातार चौथे दिन सेना का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेना ने अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे आतंकियों में खलबली मच गई है। आतंकी जंगलों में छिपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना ने अब आतंकियों को खोजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिससे सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना के ड्रोन में आतंकी कैद हो गए। एक आतंकी तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जो किसी भी तरह बचने के लिए नीचे भाग रहा है। ये दहशतगर्द अब भी कोकरनाग में धमाके कर रहे हैं। धमाके का वीडियो आप खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन सेना करारा जवाब दे रही है। सेना जहां निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, वहीं आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर आतंकी किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। आतंकी कैसे कर रहे हैं काम। 5 से 7 आतंकी छोटे छोटे ग्रुप में काम कर रहे हैं। कभी कभी 2 से 3 आतंकियों का सब ग्रुप बना लेते हैं। गांव में नहीं रुकते, नहीं संपर्क रखते हैं, सिर्फ अपने हैंडलर के संपर्क में रहते हैं। हैंडलर को मदद के लिए पैसे देते हैं। ड्रग तस्करी से फंड इकट्ठा करते हैं। गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाते हैं। 13 सितंबर को अनंतनाग में जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला रहा। अनंतनाग में आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें सेना के 2 अफसर, कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इसमें एक राइफलमैन भी शहीद हुआ। इससे पहले 11 सितंबर को सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 30 AK-47 और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। इसके साथ ही बारामूला की सड़क किनारे आईडी भी बरामद हुई। इसे समय रहते बम स्क्वाड टीम ने नष्ट कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आर्टिकल 370 हटने के बाद भी घाटी में आतंक कम क्यों नहीं हो रहा है। ये सभी के लिए चिंता का विषय है। हालांकि हमें अपनी सेना के हौसलों पर नाज है। वो लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उम्मीद है कि सेना सभी आतंकियों का जल्द ही खात्मा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और देखिए, इसी पर होगी चर्चा। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके, सीधे रुख करवा देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड हैं अश्विनी सिवाच सर, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल है रिटायर्ड के सिन्हा सर, आपका भी स्वागत है हिंदी खबर में। साथ ही रिटायर्ड कर्नल है टीपी त्यागी सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके ग्रुप कैप्टन है रिटायर्ड हैं यूके देवनाथ सर, आपका भी स्वागत है हिंदी खबर में। अश्विनी सिवाच सर, पहले आपका रुख करते हुए, पिछले दिनों से जिस तरीके से ये जो घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि 3 दिनों से मुठभेड़ चल रही है, आज चौथा दिन है, लेकिन बड़ी बात है कि अभी पाकिस्तान इस पर चुप बैठा हुआ है। क्या दर्शाता है ये? देखो, सच्चाई है, दर्शाता ये है कि ये आतंकवादी जो हैं ये पाकिस्तान ही भेजता है। लश्कर-ए-तौबा और जैसे मोहम्मद के कम से कम 10,000 के करीब अभी भी आतंकवादी POJ में बैठे हुए हैं और वो लैस हैं अमेरिकन हथियारों से। तो ये सच्चाई है। ये जो ऑपरेशन अभी चल रहा है कोकरनाग में, इन जो आतंकवादियों को घेर लिया गया है और अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा है जो फौज, क्योंकि हम कोई कैजुअलिटी नहीं चाहते और एक बार उनको घेर लिया न्यूट्रलाइज होंगे। और ये सच्चाई, ड्रोन का अभी इस्तेमाल हो रहा है, उनको पिन पॉइंट
समझना चाहिए सभी दर्शकों को, ये इलाका पहाड़ी है, इसमें जंगल हैं और इसमें जो एक नेचुरल केव्स भी बहुत होती है। मैंने वहां मच्छर में ब्रिगेड कमांड की है, तो मैं एक बड़े कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूं, इन ऑपरेशन में जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये एक बार जब घेरा लगा लिया तो ये इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, मगर जल्दबाजी में कई बार अपना नुकसान हो जाता है। मगर ये सच्चाई है कि जहां पर इस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो सोर्स था हमारा, वो एक प्रकार से डबल क्रॉस कर गया। उसने ये खबर जो है कहीं ना कहीं आतंकवादियों दी, और आतंकवादी पहाड़ी के हाइट पे थे और अपने जो सैनिक थे वो चढ़ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली कि जो एक प्रकार इनिशिएटिव आतंकवादियों के पास था। मगर ये सच्चाई है, अब इनको घेरा डाल दिया है और जो पुख्ता घेरा है, और अब कोऑर्डिनेट सर्च होगा और इनको जल्दी ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और अब जो टैक्टिक्स ये है कि धीरे धीरे करके इनको किया जाए, कोई जल्दबाजी कोई काम नहीं, कोई फर्दर कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा लगता है इसके अंदर उजेर खान जो कि एक लोकल LAT का कमांडर है वो भी है, और उसके अंदर 2 से 3 फॉरेन टेररिस्ट लश्कर तोबा के होने की आशंका है। मगर मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इसके लिए तैयार है, और जल्द ही मेरे को लगता है अगले 1-2 दिन में इनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। बिल्कुल। के सिन्हा सर, जिस तरीके से अश्विनी सर ने जिक्र किया पहाड़ी और जंगल एरिया का, क्योंकि जाहिर है कि पहाड़ों के पीछे ये मुठभेड़ चल रही है, पूरा जंगल एरिया है, चुनौती कितनी बड़ी है सेना के सामने? चुनौती तो हरदम बड़ी रहती है जब से सेनाएं इन जगहों में काम करती हैं, मगर सेना को अपने जो एक ऑपरेशनल का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, खास करके अभी की परिस्थिति में। देखिए वहां पर ये सब कुछ विदित है कि जिस तरह से आतंकवाद लास्ट था से गिन रहा है, मगर ये आप देख के चलिए कि उसी तरह पाकिस्तान और चाइना इसको खत्म करने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो उन चीजों को करेगा। और देखिए 313 ब्रिगेड जो फिदायन ब्रिगेड है, वो बिम्बर और कोटली के अपोजिट में बैठा हुआ है, जो 740 किलोमीटर का हमारा बनता है इलाका LOC के। और ये जो भी आपकी हम देख रहे हैं, ये तो थोड़ा इंटरनेट में है। यदि हम कहते हैं अनंतनाग, सोपिया, पुलवामा, कुलगाम, ये साउथ कश्मीर का हिस्सा था। अभी नॉर्थ कश्मीर में भी, बारामूला में भी आज ऑपरेशन चले हैं, उरी में कुछ चल रहे हैं। और वो जो इलाका है जो आपका खास करके पुंछ राजौरी में, कृष्ण घाटी, भट्टाधुरिया, नाड़कासा, सुरनकोट, तो ये जो इलाके में ऑपरेशंस चल रहे हैं, मेरे अनुसार हमारी क्या रिस्ट्रिक्शंस है मैं नहीं जानता हूं। ये जो हम अब साउथ भावना करते हैं, ये चीजें बैकफायर कर रही हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को 9 जवानों की शहादत हमने दी है, और वो भी उसी इलाके में जो बिम्बर कोटली। और आज इतनी बड़ी शहादत, हम इसको नहीं कर सकते कि हम, सेना तो करती है काम, हम लोग भी करते रहे, सेना आज भी करती है, मगर आपकी रिट्रीब्यूशंस जो हैं, और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, हम नहीं कैजुअलिटी ले सकते, एक नहीं, आपकी रिट्रीब्यूशन करेक्ट होनी चाहिए, डिटरेंस इतना तगड़ा होना चाहिए। हम क्यों नहीं अक्रॉस LOC ऑपरेशंस कर रहे हैं? हम क्यों अपना 2 आतंकवादियों के पीछे भाग रहे हैं, पूरे ब्रिगेड को लेकर के, बटालियन लेकर? ये गलत है। ये ऑपरेशन चला था, और मैं डंके के चोट पे इसलिए कह रहा हूं कि ये करने का समय है। एक जवान की भी हम शहादत मूर्खता से नहीं गवा सकते जी। ये इसको हमको समझना पड़ेगा। हम चाइना और पाकिस्तान को ऐसे छोड़ नहीं सकते। देखिए, ये ऑपरेशंस को बहुत संजीदे तरीके से हमारे जवान ऑफिसर जो लोअर लेवल में है, वो तो किसी चीज को करने के लिए तैयार है, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। जाहिर है सर कि अगर कोई आंख दिखाए, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उसकी आंख निकालने का दम भी भारत रखता है यहाँ पर सर। ठीक है, रुक करते हैं सीधे TP त्यागी सर का। TP त्यागी सर, जिस तरीके से के सिन्हा सर ने भी कहा, जिक्र किया कि आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। आपको याद होगा सर, 370 धारा को हटाया गया था, आर्टिकल 370 को, तो बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ,
कुछ जो जिस तरीके से जो गतिविधियां हुआ करती थी वो थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है आतंकवादियों की वो जरूर बदल गई है। पहले जैसे गांव में ये लोग जाया करते थे, वहां पर रहा करते थे, लेकिन अब सीधे जंगलों में सीधे फायर करते हैं। अब जो स्ट्रैटेजी आतंकवादियों ने बदली है, अब उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सेना है वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाए और किस तरीके से इनका खात्मा किया जाए? सर सिन्हा सर। देखिए, के सिन्हा सर ने जो बात कही वो 100% सही भी है, आवश्यक भी है कि अब हमें नीति बदलनी पड़ेगी। पुराने समय की नीतियों से अगर ये रिजल्ट निकलना होता, आतंकवाद खत्म होना होता, तो अब तक खत्म हो गया होता। कमाल की बात है, 2-3 आतंकी आते हैं और हमारी ब्रिगेड की ब्रिगेड कॉन्वॉय निकल जाते हैं उन्हें कंट्रोल करने में। एक सीधी सी बात है, न्यूटन का पहला लॉ, यानी कि जो चीज जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी जब तक उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स या बदलाव नहीं किया जाएगा। किसी आदमी ने आके इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पे आतंकी है और हमने अपनी सेना का काफिला भेज दिया उसको घेरा डालने के लिए। भाई क्या आवश्यकता है? क्या हमारे पास DRDO के डेवलप किए हुए चंडीगढ़ लैबोरेटरी में वो ड्रोन नहीं है जो हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस के हैं और जिनमें इंटेलिजेंस सर्विलेंस को करने की क्षमता है? या हमारे पास अमेरिका के दिए हुए प्रीडेटर ड्रोन नहीं है? या हमारे पास मीडियम एल्टीट्यूड हेरोन ड्रोन नहीं है? उन ड्रोन से पहले उनकी लोकेशन को एग्जैक्टली पता किया जाए। हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, हम दूर से ही एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के बाद उनके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। और क्या किसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी तो ड्रोन के जरिए, अभी तक तो लीफलेट और आर्म्स भेजता था, अब तो पाकिस्तान ने बाकायदा ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है कि वो आतंकियों को भी ड्रोन के जरिए पैराड्रॉप कराएगा। तो यानी कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो अब हमारा लश्कर पूरा का पूरा जाए घेरा करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ड्रोन का इस्तेमाल करें, ड्रोन से एग्जैक्ट लोकेशन पता करें और फिर उसके बाद स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में, यानी कि रॉकेट से, लॉन्चर से, जो भी हमारे पास है, आर्टिलरी से, उसको हम न्यूट्रलाइज करें। ये बिल्कुल सही। अब ये तो एक बात हो गई। और जो के सिन्हा जी ने कहा वो दूसरी बात, ये तो करे ही करे। इसके साथ साथ अब हमें बैटलफील्ड को चेंज करना चाहिए, यानी कि हमारे टैक्टिकल कमांडर्स को ये इजाजत दी जाए कि वो इस LSU को अगर पाकिस्तान के आतंकी क्रॉस करते हैं तो हम भी क्रॉस करें और दिखा दें उनके लॉन्च पैड को, जो भी है मेरे लिए एक्शन लेने में, यानी कि सर डिटेल बताने की जो वैसा ही होना चाहिए। हमने करके जो हमारे साथ जैसा करेगा उसके साथ हम वैसे व्यवहार करेंगे। का इस्तेमाल करना, स्ट्रेटेजी को चेंज करना, ड्रोन का इस्तेमाल करना, ये अब आज की आवश्यकता है। एक जवान भी अब हम खोना नहीं चाहते। हम तो ये सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम ऐसा तो ना करें कि एक हाथ से चाटा मारें और एक हाथ से पुचकारें, यानी कि एक तरफ तो ये चल रही हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट का मैच चल रहा हो या फिल्म जगत में गलबैयां चल रही हो, ये भी नहीं चलेगा। यानी कि हमको पूरा रिश्ता हर तरीके से पाकिस्तान से तोड़ना पड़ेगा और जो दुश्मनी पाकिस्तान निभा रहा है उसको भी हमको यहाँ पे मुंह जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर। यूके देवनाथ सर, आप ग्रुप कैप्टन रहे हैं और जिस तरीके से सर ने भी जो जिक्र किया, तीनों सरों ने सबने यही कहा कि भाई हमको बदला लेना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है कि देखिए चाहे वो कोई भी जब भी हमला हुआ है भारत पर, हमेशा भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने जितनी भी शहादत हुई है उसका बदला हमने लिया है। अब जिस तरीके से आपने TP त्यागी सर ने कहा कि हमको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, किस तरीके से जो हमारे भारतीय सेना है वो और किस तरीके से भी स्ट्रैटेजी को बदले और जो नई टेक्निकल जो चीजें आ रही हैं उससे किस तरीके से बदलाव किया जाए, कैसे उनको अपनाया जाए ताकि हम जो आतंकवादी है हम उन पर प्रहार कर सके, उनका सफाया कर सके। जी हाँ ऋचा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवादी पाकिस्तान की शह पर ही हिंदुस्तान की सीमा के अंदर घुसकर कश्मीर वैली में ये उपद्रव कांड मचा रहे हैं। इनको कैसे कंटेन किया जाए, जैसे कि मेरे पहले भी जनरल साहिबान ने बताया, सबसे बड़ी चीज तो है कि इनको जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, इनको जो रिसोर्सेज दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, इनके जो आका हैं सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो हमारे को सबसे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान के ऊपर कैसे दबाव डाला जाए? राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक दबाव, फाइनेंशियल दबाव,
मेरे ख्याल से हम लोग FATF में काफी दिन तक कामयाब रहे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में रखने में। जहां तक फौज का सवाल है रिचा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स एकदम तैयार है। पहले दिन पहले घंटे, पहले दिन दूसरे घंटे हमें क्या करना है इन आतंकवादियों के खिलाफ, एकदम तैयारी यूनिट लेवल पर पूरी है। हाँ, भारत सरकार को ये डिसाइड करना है कि कब कहां पर हम ये कार्रवाई करें। भारत सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी है बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रही है और फिलहाल भारत सरकार नहीं चाहेगी कि हम पाकिस्तान के साथ किसी युद्ध में उलझ जाएं। तो युद्ध से थोड़ा इस तरफ रखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करने से हिचकिचाएगी नहीं। अगर भारत सरकार चाहेगी, और भारत सरकार में काफी हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, मेरी बहुत इसी से जुड़ा एक सवाल यूके देवनाथ जी। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा, क्योंकि अब जो कांग्रेस नेता है सैफुद्दीन सोज, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमको बातचीत करनी चाहिए। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और वहां पर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हमको बात करिए, अगर बात होगी तो समाधान होगा। कितनी बार हम उनसे बात करें सर, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, दोनों तरफ से जो दोगलापन है वो अपनाया जाता है। एक तरफ वो कहते हैं भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियां वो हमेशा ही बढ़ती रहती हैं जम्मू कश्मीर में। जी हाँ रिचा जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के सारे नेताओं से ये मेरी दरख्वास्त है, फौज की दरख्वास्त है कि इस समय कोई भी ऐसा बयान ना दें जो कि राजनीति से प्रेरित हो। पूरा देश इस वक्त फौज के पीछे खड़ा हुआ एकजुट नजर आना चाहिए। हमारे जवान, हमारे अफसर वहां पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। तो ऐसे हालत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्राउनी पॉइंट्स अख्तियार करने के लिए छोटे छोटे सस्ते, घटिया और कई बार गलत जवाब, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला हुआ है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो सरकार है वो ऐसे भी अभी एक केयर टेकर सरकार है, अनस्टेबल है, वहां पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही वायलेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, इलेक्शन कब होंगे किसी को पता नहीं है। एक और चीज है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, रुपया भी नहीं है। बिल्कुल जाहिर है देवनाथ सर, देखिए हालत बद से बदतर पाकिस्तान के होते जा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीधे रुख करते हैं अश्विनी सिवाच सर का। सिवाच सर, भले ही कई सारे एक्शन यहाँ पर लिए जाते हैं, आपने भी बाकी सबको सुना, सबने कहा कि भाई कुछ टेक्निकल दिक्कत है उनको भी यहाँ पे सॉल्व कर देना चाहिए, बाकी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जो जरूर बदल देनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि भाई समस्या वही है तो वही समाधान होना चाहिए, यानी कि समस्या अगर पाकिस्तान में है तो समाधान वहां भी होना चाहिए। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया था, क्या वो फिर से अपनाया जाए ताकि वो अपनी औकात में रहे पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि ये जो प्रॉब्लम की जड़ भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में, इसका सोर्स कहां पर है? पाकिस्तान में है। जो लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी उन्होंने बिठा रखे हैं, 10,000 के करीब हैं POJ में। अगर उनको ये भारत की तरफ नहीं भेजेंगे तो वो उनको प्रॉब्लम डाल लेंगे। तो ये तो गुड और बैड टेररिस्ट तो पहले ही पाकिस्तान करता रहा है कि जो आतंकवादी भारत की तरफ भेजता है वो गुड टेररिस्ट, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैड टेररिस्ट। तो मुझे लगता समय आ गया कि अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की थी पहले, ये कुछ और दोबारा करनी पड़ेंगे और ऐसी जगह जहां पर इनके आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको बर्बाद किया जाए। और इसमें एक सच्चाई है कि भारत के पास काबिलियत और क्षमता है अभी कि हमें क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। पहले जो हम खैबर पख्तूनख्वा में गए थे और बालाकोट में 90 किलोमीटर जाके हमने उनके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। अब भारत के अंदर अब जहाज है, रफेल है, स्कैल्प मिसाइल है, उसके अनुसार माइका मिसाइल, हैमर मिसाइल, जो हम यहीं से बैठ के भी कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में ड्रोन आएंगे MQ-9। अब सच्चाई यह है कि जब तक आप उनके आतंकवादियों के ठिकाने बर्बाद नहीं करेंगे तब तक बात बढ़ेगी। दूसरा, मेक पाकिस्तान पे, जब तक पाकिस्तान को पे नहीं कराओगे तो पाकिस्तान जो ये कार्रवाई करता रहेगा। इसमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान को अकल दखल करें, पॉलिटिकली आइसोलेट करें, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर IMF को दोबारा बोल के इनको ग्रे लिस्ट में डालवाएं। तीसरा जो है कि आतंकवाद के जो कैंप हैं जो कि POJ में हैं
उनको बर्बाद करें यहीं से, ये बहुत जरूरी है। और चौथी बात है कि जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड, देखो स्ट्रेटेजी टैक्टिक चेंज करता रहता है जो आतंकवाद। अब आतंकवादियों का मतलब है कि वो बिल्टअप एरिया और जो एक प्रकार अर्बन एरिया की बजाय अब वो हायर रीचेज पे जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उनको लगा है कि अब वहां पर उनकी कैजुअलिटी ज्यादा हो रही थी, हायर रीचेज पे उनको थोड़ा सा सरप्राइज भी है और इनिशिएटिव भी है कि वो पहाड़ी पे बैठे। आज की तारीख में इनके पास हथियार भी बहुत अच्छे आ गए, ये भी समझना पड़ेगा। उनको चाइनीज कुछ इक्विपमेंट भी दिए गए हैं, उनके पास स्नाइपर भी हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ पटका और एक जैकेट भी है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि जो अब हैं तो कम आतंकवादी, मगर ये ट्रेंड होके ही आ रहे हैं पाकिस्तान से। हो सकता है ये इन्फिल्ट्रेशन यहीं वैली की बजाय ये साउथ ऑफ पीर पंजाल से हो रहा हो या कहीं ना कहीं नेपाल के बॉर्डर से आ रहे हो, मगर ये सच्चाई इनके पास जो हथियार नजर आए हैं वो काफी आधुनिक हैं और कई चीजें हैं जिससे मदद से वो कार्रवाई कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि ये आतंकवाद का कंट्रोल बहुत कुछ कर लिया फौज ने। जब से आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया है, पत्थरबाजी की कोई घटना ही नहीं हो रही, क्योंकि उनको सबको अभी चोक कर दिया है एनआईए ने। इसी प्रकार से अभी आतंकवादी भी बहुत मारे गए। अब ये जो एंड में कहते हैं दीवा बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो वो सिचुएशन है। मगर ये सिचुएशन पेक्यूलियर ये है कि हमें यकीन करना है कि हम अपनी कैजुअलिटी ना लें। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये ऑपरेशन कर रहे हैं बड़े सोच समझ के चलेंगे। समय हमारे पास है, अभी फर्दर कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। जितने भी आतंकवादी लेकिन किसी को बख्शा यहाँ पर नहीं जाएगा सर। और हमारे जो जवान है वो देखिए हर एक तरीके से नजर बनाए हुए हैं, आसमान से लेकर जमीन तक पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस हमारी जो चौकन्ना है, हमारे जवान चौकन्ना है। सिन्हा सर, जाहिर है कि जिस तरीके से सर ने भी जिक्र किया कि भाई अगर आपको किसी को जड़ से खत्म करना है तो आप उसकी नींव को हिलाइए, यानी चूहे को मारने से कोई फायदा नहीं है, सीधे ऊपर तक जाइए, वहां पर अटैक कीजिए, यानी पाकिस्तान पर अटैक कीजिए। बड़ी बात है, जब से आर्टिकल 370 जब से हटा है तब से कई देखा जा रहा है कि कई ऐसी घटनाएं जो शायद थम चुकी हैं। स्लीपर का जिक्र बार बार होता है यहाँ पर सिन्हा सर, तो वो कितनी बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी होती, साथ ही जो हमारे जवान हैं उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। देखिए मैम, जब हम अपनी को रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं अपने ऑपरेशंस को, और हम ये कहते हैं कि हम उन जगहों पे करेंगे जहां पर वारदात हुई है, तो ये एक पुलिस की कार्रवाई है, ऐसे फौज की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पूरा मानना है। हम कितना भी करें, हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, उन जगहों से जहां से ये संचारित होती है। अभी किसी ने कहा हमारे पैनल में ही कि हम पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं कर रहे। ये कौन सा रिस्ट्रिक्शंस हम अपने में डालना चाहते हैं? कौन सी हम ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। हम जब कहते हैं कि नहीं हम तो है ही हैं, इसको बोलना का बार बार क्या है, चीजें करके देनी होती है ना। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो पुराने तरीके से सद्भावना, उनके साथ मिलना, उनसे ये सब कहीं ना कहीं पे नहीं कर रहा। हम लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं। शिवा साहब ने कहा ना कि शायद डबल क्रॉस हुए हैं। डबल क्रॉस किस लिए हुए हैं? ऐसे डबल क्रॉसिंग नहीं होती है, ऑपरेशंस ऐसे नहीं चलते हैं। हम लोगों ने भी, सबने ऑपरेशंस किए हैं और सबका अपना अपना तजुर्बा है। मगर यही जो चीजें हैं, अब आप चार आतंकवादी हैं, 3 आतंकवादी हमारे 3 टॉप कमांडर्स मारे जा रहे हैं। वो क्या चीज है जो कि एक पूरा ब्रिगेड नहीं कर पाता है, वो 3 कर जाते हैं। देखिए, हम इन चीजों के पीछे छिप नहीं सकते। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने, आप ये लेके चलिए मैम, सिंपल सा चीज है। आपको पता है कि कहां से ये लॉन्च हो रहा है। आप पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हमने एफर्ट, ये सब कहानियां हैं। ये हम उनको, ये हो गया, इसके पीछे ना छिपे। जवानों की, अफसरों की जान, बिल्कुल, माल, यानी सर की बातों से कुछ नहीं होने वाला है। पॉइंट अपनी तरफ फिंगर करनी चाहिए, ना कि हम उधर फिंगर करें। हमें सीधे एक्शन लेना होगा। गलतियां हो रही हैं सर, समय कमी है, माफी चाहूंगी, बस और मेहमान जुड़े हुए हैं सर। ठीक है। हम कभी खाना खिलाने चले जाते हैं बैसाखी के ऊपर, कभी हम वहां पर ये भंडारा खिला रहे हैं, ये और उसमें मारे जा रहे हैं हमारे जवान, 11 जवान। टीपी त्यागी सर, ठीक है, टीपी त्यागी सर। सिन्हा सर, जिस तरीके से जिक्र करे, हमको बात नहीं करनी है भाई, हमको सीधे अटैक करना है।
हमारे जवान शहीद हुए हैं, बदला लेना है हमें उनको। ठीक तो कह रहे हैं वो, ठीक तो कह रहे हैं। हमारे पास शायद बालाकोट के समय वो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी नहीं थी। स्टैंड ऑफ का मतलब ये कि अपनी सीमा में रह के हम दिए गए टारगेट को पाकिस्तान में ध्वस्त कर सकते हैं, और जो टारगेट है वो वहाँ की आवाम नहीं है बल्कि वहाँ के आतंकी हैं, उनके लॉन्च पैड है। लिहाजा ये किया जा सकता है अब, और ये किया जाना चाहिए। और उनकी लोकेशन का अच्छे से अगर वो हमारी सीमा में आ जाते हैं तो बजाय इसके कि मुखबिरों के कहने पे हम अपना लाभ लश्कर लेकर वहाँ चले जाएं, हम ड्रोन से उनकी लोकेशन को पता करें, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के जरिए अपनी सीमा में रहते हुए ही उनको न्यूट्रलाइज करें। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो ये स्लीपिंग सेल की बात होती है, 150 आतंकी हमारे कब्जे में हैं, जिंदे, जिनको उन्होंने या तो सरेंडर किया या हमने गिरफ्तार किया, उनसे दोबारा पूछताछ की जाए, और इतनी पूछताछ की जाए कि एक एक स्लीपर सेल का एक एक सहानुभूति दिखाने वाले, यानी जड़ से इस आतंकवाद का सफाया करना होगा। सर यूकी देवनाथ सर, एक 10 सेकंड का सर जवाब आपका कि वाकई बात को सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है सर, क्योंकि बात से कुछ नहीं होने वाला है। पहले बात बहुत हो चुकी है, लेकिन अब एक्शन लेने की बारी है। देवनाथ सर। जी हाँ ऋचा जी, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के यहाँ फोल्डर तैयार हैं। इनपुट जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, NIA और लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनकी तैयार है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने NSA के सेक्रेटरीट को ब्रीफ कर दिया है। जैसे ही NSA को आदेश मिलेगा, NSA को मालूम है कौन आतंकी कहाँ छुपा हुआ है, लॉन्च पैड कहाँ है, वो बच नहीं सकेगा। 2 घंटे के अंदर ही नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। शिवाज सर, एक आखिरी सवाल आपसे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। भले ही हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी बात कही जाती है, जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो जरूर पर से लगाम लग चुकी है। अब पथराव इतने ज्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत युवा जागरूक हो गए हैं। स्लीपर सेल का जो जिक्र हो रहा है उसे कैसे खत्म किया जाए? अगर वो खत्म होगा तो शायद अब जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत शांति भी रह सकती है। और बिल्कुल देखो, सच्चाई है कि अभी फाइनेंशियली इनको हमने तोड़ दिया है। जो हवाला पैसा आता है NIA ने चोक किया। आपने ठीक बोला, पत्थरबाजी की घटनाएं बड़ी कम हो रही हैं। अभी भी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो काफी कम है, मगर मुझे लगता है ये जम्मू के इलाके, रजौरी, पुंछ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है। मगर जो सबसे कॉज ऑफ कंसर्न है वो रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में, वो अभी भी इतना कम नहीं हुआ है। उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ये अभी जो उजर खान है ये लोकल टेररिस्ट ही है, ये कोकर नाग का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, ये रेडिकलाइजेशन को कैसे खत्म किया जाए। ये मदरसास के अंदर भी और मॉस्क में भी अभी भी क्या आतंकवादी कैसे बन रहे हैं। जब अमन और शांति आ गई है, कश्मीर घाटी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, टूरिज्म बढ़ गया है, बाकी सब चीजें ऐसे नजर आ रही हैं कि नॉर्मलसी है, मगर अभी भी रेडिकलाइजेशन पे हम इतना लगाम लगा नहीं पाए हैं। दूसरा जो हथियार हैं, वो हथियार मुझे लगता है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड तो अपना पुख्ता है। कहीं ना कहीं जो साउथ ऑफ पीर पंजाब वहां से या कहीं ड्रोन की मदद से पंजाब से हथियार अभी भी वहां आ रहे हैं। हो सकता है ये नेपाल की तरफ। तो अभी हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत देखना पड़ेगा कि इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं। छोटी बातों पर भी फोकस करना होगा कि हथियार कहां से आ रहे हैं या फिर कैसे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर जब इस पे कंट्रोल होगा तभी हम शायद इस आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी श्रीवास्तव सर, और के सिन्हा सर आपका भी शुक्रिया, साथ ही TP त्यागी सर आपका भी शुक्रिया, और यूकी देवनाथ सर आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमको यहाँ पर देने के लिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ चल रही है, लेकिन जो हमारे जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ इन आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं, इनसे मुठभेड़ की जा रही है। लेकिन जितने भी आतंकवादी अभी भी छुपे हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ आर पार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।